सुबह के 9 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशन एट 9 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेशन एट 9, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, हर प्रदेश की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक की खबरें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। खबर राजधानी दिल्ली से होगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। आपको यहां बता दें, प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। वहीं आयोग के बयान में कहा गया कि नीति आयोग आज विकसित भारत एक्ट 2047 टीम इंडिया की भूमिका विषय पर 8वें संचालन परिषद की बैठक आयोजित करेगा। वहीं नीति आयोग ने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर भारत अपने आर्थिक विकास में पथ ऐसे चरण में है जहां ये अगले 25 साल में तेज गति से वृद्धि हासिल कर सकता है। और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर मचे सियासी बवाल पर बयान दिया और कहा कि वो नए संसद भवन को देखने के लिए काफी उत्साहित है, क्योंकि उन्होंने अभी तक भवन की सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने बिना वजह के विवाद पैदा किया हुआ है, जिस बात को जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। चलिए बात होगी उत्तराखंड की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी करते हैं, जो कि 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सीएम नीति आयोग की बैठक और संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी बीच सीएम धामी ने नए संसद भवन के उद्घाटन में मचे बवाल को लेकर बयान दिया। कहा कि जब भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस, उसके साथ ही विपक्षी दल उसमें बाधाएं पैदा करते हैं। आज ये लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान और समान नागरिक संहिता पर भी जानकारी दी। खबरों में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नया संसद भवन स्वागत योग्य है। उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब उनकी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार का ऐलान किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो लोकसभा सदस्य थे तब उनके कई सहकर्मी एक नए और बेहतर संसद भवन की जरूरत को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने एक ट्वीट में कहा कि इसके उद्घाटन को लेकर मचे घमासान को कुछ क्षणों के लिए एक तरफ रख देते हैं, ये स्वागत करने योग्य है। वहीं पुराने संसद भवन का भी शानदार योगदान रहा है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पर 1 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यहां आपको बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि होंगे। वहीं उद्योग जगत के कप्तान सुनील भारती मित्तल, संगीता रेड्डी, किरण मजूमदार शॉ, रितेश अग्रवाल, देबाजी घोष, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋषभ शेट्टी पैनल चर्चा में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस अगले 3 दिनों में देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के लगभग सभी राज्य में आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, अजय कुमार, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी सहित सभी प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर उस पर हमला करते हुए ट्वीट किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चलिए अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही है, जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर हो गई है और पुलिस ने विशेष रूप से सुरक्षा चाक चौबंद की है। साथ ही आयोजित स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और
बोर्डिंग जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा चौकियां भी बनाई जाएंगी। कुछ विपक्षी दलों के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने और जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने 28 मई की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इधर सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि पूरे मामले में गृह मंत्रालय भी बैठक कर सकता है। और बात करते हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि विदेशों में पीएम को मिला सम्मान गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता बनकर उभरे हैं और इसके लिए मैं पीएम मोदी को देश और गोवा वासियों की तरफ से बधाइयां देता हूं। चलिए बात होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में अद्भुत, अद्वितीय और दुर्लभ सम्मान मिला है। ये सम्मान केवल पीएम मोदी का नहीं, ये भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान है। बात करते हैं नेपाल के पीएम की। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई को 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। अपने इस यात्रा के दौरान वो 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें ऊर्जा, MLAT जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। प्रचंड पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद उनका ये पहला विदेशी दौरा है। अब बात कर्नाटक की, जहां पर आज 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पार्टी नेतृत्व की बैठक में मंत्रियों के नाम तय कर दिए गए हैं। आपको यहां बता दें कि 20 मई को सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे समेत 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। अगली खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस में जारी संकट को लेकर आला कमान भी अलर्ट है। खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सुलह का रास्ता खोज लिया है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इससे लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के नए प्लान से सीएम गहलोत खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की योजना बनाई है और इस बारे में सीएम गहलोत को भी जानकारी दे दी है। अब कहा जा रहा है कि सीएम इससे खुश नहीं है, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और उनकी मौजूदगी जाट मतदाताओं को लामबंद करने में मदद कर सकती है। सचिन पायलट बनेंगे पीसीसी चीफ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीएम योगी कानपुर के दौरे पर रहे। यहां पर उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर कानपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें, चकेरी एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बना यह नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतने ही विकास होगा। यूपी में जिन भी नगरों में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है वहां नए उद्यम आए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि नया टर्मिनल कानपुर के कारोबार को संजीवनी देगा। विदेशी खरीदार सीधे कानपुर आना पसंद करेंगे। पहले व्यापारियों को मुंबई, दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन वहीं अब शहरियों को भी फायदा होगा। टर्मिनल फायदे का ये कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हो सकता है। खबरों में बात करते हैं हैदराबाद की, जहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेलंगाना के अपने समकक्ष के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति का समर्थन मांगेंगे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री देश भर के दौरे पर विभिन्न राज्य का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि संसद के ऊपरी सदन में विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा में उनका समर्थन मांगा जा सके। केजरीवाल नौकरशाह के तबादले और नियुक्तियों पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे पर हैं।
अब बात करते हैं केरल की, जहां पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया है, जहां सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइजेशन किया गया है, उनको डिजिटल किया गया ताकि उन्हें नागरिक तुरंत और पारदर्शी रूप से इस्तेमाल कर पाए। सीएम विजयन ने राज्य को पूरी तरह से ई प्रशासनिक घोषित करने के बाद कहा है कि ये न केवल सरकारी कार्यालयों और नागरिकों का एक नेटवर्क तैयार करेगा, बल्कि केरल के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करेगा। इसके 3 बाद करीब 900 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। और बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करते हैं, जिन्होंने राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर निशाना साधा। सीएम भूपेश का कहना है कि जब केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में 50% ही वित्तीय सहायता देती है, तो फिर योजना का नाम केंद्र सरकार अकेले कैसे तय कर सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया। उन्होंने पूछा कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन के पास 25 करोड़ की एफडी में अनसिक्योर्ड लोन लिया गया था, ये ऑन पेपर है, उसे ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरी तरफ एक डिस्टिलर के यहां पर छापे में 26 करोड़ के जेवर जब्त किए गए, तो उसे गवाह बना लिए। क्या यही ईडी के काम करने का तरीका है? चलिए खबरों में एक बार फिर से बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज गोरखपुर के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद बड़हलगंज स्थित टाढ़ा गांव जाएंगे। साथ ही साथ वो मालवीय नगर स्थित पूर्व विधायक शारदा देवी के घर भी जाएंगे। यहां वो उनके पति के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी समेत परिवार के लोगों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। दोनों जगहों पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद वो गोरखपुर के लिए से बलिया के लिए रवाना होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि के मौके पर शांतिवन में एक समारोह का आयोजन कर रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। साथ ही आजादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आजादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर वो बने रहे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू के लिए चीन का आक्रमण एक बड़ा झटका था और शायद इसी वजह से 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बात करते हैं मथुरा की, जहां पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं। राम जन्मभूमि केस की तरह अब इस मामले का भी ट्रायल हाईकोर्ट में होगा। इधर भगवान श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके अलावा कोर्ट ने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी मामलों के रिकॉर्ड अपने पास भेजने को कहा। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि मथुरा के जिला न्यायाधीश इस तरह के सभी मामलों की एक सूची तैयार करें और इस मुकदमों या मामलों के रिकॉर्ड के साथ इसे 2 सप्ताह के भीतर अदालत को स्थानांतरित करें। खबरों में एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। मूर्तिकारों की 2 टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। कर्नाटक से मूर्तिकार GL भट्ट और राजस्थान से मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोनों अपनी टीम के साथ निर्माण परिसर के पास वर्कशॉप में ही अलग अलग रामलला की प्रतिमा को आकार देंगे। मूर्तिकार भट्ट कर्नाटक की मैसूर शिला से प्रतिमा बनाएंगे। मैसूर की कृष्ण शिला विशेषज्ञों की जांच में उपयुक्त पाई गई है, जो अभी निर्माण कार्यशाला में ही रखी गई है। कल शाम अयोध्या पहुंचकर मूर्तिकार भट्ट और उनकी टीम ने कृष्ण शिला की पूजा की। राजस्थान से मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे भी अपनी टीम के साथ पहुंचे, जो संगमरमर से रामलला की प्रतिमा बनाएंगे। दोनों को मंदिर निर्माण परिसर के पास ही अपनी कार्यशाला बनाने का स्थान ट्रस्ट ने दिया है। अब यहीं अपनी वर्कशॉप में टीम के साथ दोनों मूर्तिकार रामलला की प्रतिमा निर्माण का काम शुरू करेंगे।
चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के राज्य मंत्री तारिक अहमद आज दिल्ली पहुंचेंगे। दरअसल 31 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इसके दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती करने पर और ध्यान दिया जाएगा। विज्ञान अनुसंधान नवाचार क्षेत्र में लॉर्ड अहमद यूके इंडिया हेल्थ टेक बूट कैंप विजेताओं की घोषणा भी होगी। ये आपको बताएं, लॉर्ड अहमद विज्ञान प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर यूके भारत सहयोग को गति देने के लिए भारत दौरे पर है। उनकी भारत यात्रा अप्रैल के भारत और ब्रिटेन के बीच विज्ञान अनुसंधान नवाचार पर एक समझौते के हस्ताक्षर के तहत हो रही है। लॉर्ड अहमद वरिष्ठ मंत्रियों अधिकारियों से मिलेंगे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और G20 शेरपा अमिताभ कांत शामिल हैं। और अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां पर आयकर विभाग ने बिजली मंत्री वे सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी की। करूर जिले में मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक के ठिकाने पर ये तलाशी लेने के लिए अधिकारियों से डीएमके कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि आईटी अधिकारियों ने मंत्री के संबंधियों के घरों पर भी छापे मारे। चलिए एक बार फिर से बात दिल्ली की ही होगी, जहां पर आज खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। लॉरेंस बिश्नोई को साकेत कोर्ट में सनलाइट कॉलोनी में फायरिंग के केस में पेशी होनी है। ये आपको बताएं, हाल ही में बिश्नोई को दिल्ली के मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके पहले लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में कैद था। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिन की शुरुआत तेज आंधी और बारिश के साथ हुई है। दिल्ली के कई इलाके, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 10 बजे तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने वाली 4 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ानों से संबंधित जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पुरी, दिल्ली, लोनी देहात, हिंडन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। अगली खबर राजस्थान से, जहां आज लगातार चौथे दिन भी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इसके पहले शुक्रवार देर रात प्रदेश के कई जिलों में आए तूफान और बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है। तूफान और बारिश से प्रदेश में लगभग 15 लोगों की मौत की खबर है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 12 लोग टोंक जिले के ही रहने वाले हैं। धौलपुर, जयपुर, दौसा जिले में भी एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस तरह से अब तक कुल 15 मौतें हो चुकी हैं। इधर जानकारी के मुताबिक देर रात 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का दौर चला था। इससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए थे, बिजली गुल हो गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हमें दीजिए इजाजत।